Hello everyone, subscribe my channel and don't forget to press the bell icon to get the regular notification of my new videos. Thank you. हेलो माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 7, आप लोग के लिए अगला चैप्टर मैं लेकर के यहाँ पे उपस्थित हूँ और उस चैप्टर का नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ये चैप्टर 5 है आपके एनसीईआरटी बुक में। आज हम लोग जानेंगे एसिड बेसिस और सॉल्ट के बारे में। हालांकि इससे और ज़्यादा बेहतर जानकारी आपको जब आप क्लास 10th में जाएंगे तो वहाँ भी ये चैप्टर आपको मिलेगा और इससे थोड़ी सी बेहतर जानकारी आपको वहाँ पे मिलेगी। तो क्लास 7 के लेवल पे हम लोग एसिड बेसिस सॉल्ट के बारे में आज जानेंगे। चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये एसिड बेस और सॉल्ट है क्या। थोड़ी सी और आपकी जानकारी बता दूं कि यहाँ पे हमारे आसपास में जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं इन आवर सराउंडिंग, देयर आर मैनी टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट, some of them known as the pure substance and some of them are known as the impure substance. If we divide the pure substance, it is divided into the two parts. One is the element and second one is the compound. All the substances around us, all the substance or you can say the matter, we can divide the matter into two parts. One is the pure substance and second one is the impure substance. Further, the pure substance is divided into two parts. One is known as the element and second one is known as the compound. Similar, the impure substance is also known as the mixture. We have no matter about the mixture in this chapter. We have only going to understand about the element and compound. What is the element? The substances around us like the iron, carbon, oxygen, hydrogen, there are 118 elements till now known to us. अभी तक हमें कितने एलिमेंट्स के बारे में जानकारी है? 118 एलिमेंट्स के बारे में जानकारी है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे के सारे जो सिंगल एलिमेंट्स हैं, जो सिंगल सब्सटेंसेस के नाम हम जानते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? एलिमेंट्स कहते हैं। दीज आर द प्योर सब्सटेंस। अगर हम इनमें से किसी को भी अगर तोड़ते हैं, दे कैन नॉट बी स्प्लिटेड इनटू टू और मोर पार्ट्स, तो इसीलिए इनको प्योर कहते हैं। सिमिलरली द एलिमेंट कंबाइंड केमिकली टू फॉर्म कंपाउंड, जैसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड टू फॉर्म H2O। ये क्या बना दिए? H2O बना देते हैं, यानी वाटर बना देते हैं। तो वाटर क्या हो गया? यहाँ पे एक कंपाउंड हो गया। कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये एक कंपाउंड हो गया। तो इसी तरीके से एलिमेंट्स के मिलने से क्या बनते हैं? कंपाउंड बनते हैं। एंड द कंपाउंड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस, तो इनको हम लोग कहते हैं प्योर सब्सटेंस। अब इसी तरीके से जब एलिमेंट को हम लोग डिवाइड करते हैं तो एलिमेंट के तीन पार्ट होते हैं, मेटल, नॉन मेटल्स एंड तीसरा होता है मेटेलॉइड्स। ये क्लास 8 में जब आप जाएंगे तो आपको मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड के बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसी तरीके से कंपाउंड को जब डिवाइड करते हैं तो ये तीन तरीके के कंपाउंड बनाते हैं, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, जिसको आज हम इस चैप्टर के रूप में देखने वाले हैं। यहाँ पे तो हमारे बीच में ये जो भी हम लोग बात करने वाले हैं, ये एसिड, बेसिस, सॉल्ट क्या हैं? दे आर द कंपाउंड्स एंड दे ऑल हैव द डिफरेंट प्रॉपर्टीज। Let's see and move toward the acid, bases and salt, what they are. Okay? तो इस चैप्टर को हम लोग शुरुआत करते हैं थोड़ा सा और जानते हैं कि आखिर ये एसिड, बेसिस, सॉल्ट आखिर है क्या। सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे एसिड्स के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? एसिड्स के बारे में बात करेंगे। एसिड, तो एसिड जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड एसेयर से मिलकर के बना है। किससे मिलकर के बना है? एसेयर। एसेयर एक लैटिन वर्ड है जिससे मिल करके ये हमारा एसिड वर्ड बना है और इसका मतलब होता है सॉर। इसका मतलब क्या होता है? सॉर। सॉर का मतलब होता है खट्टा। इसका मतलब क्या होता है? खट्टा इसका मतलब होता है। तो एसियर वर्ड से बना है और इसका मतलब होता है सॉर, यानी ऐसे सब्सटेंसेस, द सब्सटेंसेस दोज हैव द सॉर टेस्ट। यानी एसिड का मतलब क्या हुआ? द सब्सटेंसेस
those have the sour taste, ऐसे सब्सटेंस जिनका टेस्ट या स्वाद कैसा होता है, सॉर होता है या खट्टा होता है, ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। ठीक है, तो ये एसिड की बात हो गई। एंड द सब्सटेंसेस नोन एज, एंड दीज सब्सटेंसेस नोन एज एसिडिक सब्सटेंसेस, इनको हम लोग क्या कहते हैं, एसिडिक सब्सटेंसेस के नाम से जानते हैं। तो जिसका नेचर एसिड की तरह होगा उसे क्या कहेंगे, एसिडिक सब्सटेंसेस कहेंगे। तो जो सॉर टेस्ट में होगा और जिसका नेचर एसिडिक होगा उसे हम लोग एसिडिक सब्सटेंस कहेंगे। इस जो एसिड है इसको अगर हम लोग डिवाइड करें तो एसिड डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। एक को हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड, क्या कहते हैं, एक को ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं, और दूसरे को हम लोग मिनरल एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, दूसरे को मिनरल एसिड कहते हैं। तो ऑर्गेनिक एसिड एंड मिनरल एसिड। अब ऑर्गेनिक एसिड का मतलब है कि द एसिड दैट obtained from plant and animal, ऐसे एसिड जो प्लांट या एनिमल से ऑब्टेन होते हैं उनको ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। जैसे आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, जैसे सिट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड किससे मिलता है हमें, लेमन से मिलता है, ऑरेंजेस में मिलता है। उसी तरीके से फॉर्मिक एसिड, तो फॉर्मिक एसिड कहाँ मिलता है, बीज स्टिंग, जो मधुमक्खी का डंक होता है या चींटियों की जो डंक होती है उसमें फॉर्मिक एसिड होता है, जिसकी वजह से हमें जलन महसूस होता है, तो उसकी वजह से ही जलन महसूस होता है। इसके अलावा टार्टरिक एसिड, तो टार्टरिक एसिड टैमरिंड यानी इमली से मिलता है, टैमरिंड या अनराइप ग्रेप्स, जो अंगूर होते हैं, खट्टे होते हैं। अंगूर लोमड़ी को नहीं मिले तो अंगूर कैसे थे, उसके खट्टे थे, तो खट्टापन किसकी वजह से था, टार्टरिक एसिड की वजह से था। इसी तरीके से ऑक्सैलिक एसिड ये किस में मिलता है, टोमेटो में मिलता है। लैक्टिक एसिड ये किस में मिलता है, ये कर्ड में मिलता है। ठीक है, तो ये सब कुछ जो एसिड्स के बारे में यहाँ पे मैंने आपको बताया, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक एसिड हैं। आप देख सकते हो कि ये प्लांट या एनिमल मटेरियल से ऑब्टेन होते हैं। दूसरा है हमारा मिनरल एसिड। तो मिनरल्स, दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स ऑफ अर्थ। ये अर्थ के जो मिनरल्स पाए जाते हैं, जो एलिमेंट्स हैं, जैसे एलिमेंट्स की हम लोगों ने बात करी थी, तो अर्थ के जो मिनरल्स हैं उनसे ये ऑब्टेन किए जाते हैं। और अगर दूसरे शब्दों में कहें तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। इनका नेचर जो होता है वो कैसा होता है, दीज आर कोरोसिव इन नेचर, यानी अगर इनको हम टच करें डायरेक्टली बिना किसी प्रिकॉशन के तो हमारे हाथ जल सकते हैं। लेकिन ये सब जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं ये वीक एसिड्स होते हैं, ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से तो ये मिनरल एसिड है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2SO4 इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। क्या कहते हैं इसको, सल्फ्यूरिक एसिड। इसी तरीके से HNO3 इसको कहते हैं नाइट्रिक एसिड। तो ये हमारे दो तरीके के एसिड्स हो गए, ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड। तो ये हमारे एसिड्स के बारे में दो डाइवर्जन्स हो गए। चलिए अगला जो हमारा पॉइंट है वो है कि एसिड्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो एसिड की चलिए मेटल की प्रॉपर्टीज के बारे में सीधे बात करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है। पहला ही प्रॉपर्टी लिखा है कि एसिड्स आर द सॉर इन टेस्ट। एसिड्स कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, सॉर टेस्ट के होते हैं।
एसिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप जानते हो कि आपके घरों में बैटरी है, इन्वर्टर वाली जो बैटरी है उसके अंदर में जो लिक्विड भरा जाता है वो एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड उसके अंदर में भरी जाती है। तो वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रिक जो चार्जेस होते हैं, जो हमारे आयंस होते हैं, आयन चार्जेस, इनके बारे में थोड़े से समझने के लिए थोड़े हायर क्लासेस में आप चलेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो उन चार्जेस को कंडक्ट करने का काम करते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है कि दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप अपने घरों में भी देख सकते हैं, एक बैटरी को कनेक्ट करिए और उसके वायर्स के जो एंड्स हैं उनको एसिड के साथ में डिप करिए, देखिए वो बल्ब जल रहा है कि नहीं जल रहा है। अगर वो इंसुलेटर होगा तो नहीं जलेगा, लेकिन अगर वो कंडक्टर होगा तो वो जरूर से जलेगा। तो एसिड्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एसिड टर्न्स द ब्लू लिटमस टू रेड। यहाँ पे आप नहीं समझ पाएंगे कि ब्लू लिटमस क्या है, क्योंकि इंडिकेटर वाला पोर्शन मैं इस वीडियो के लास्ट में मैं लेकर के आऊंगा। जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा वो इंडिकेटर के रूप में होगा। तो यहाँ पे लिटमस पेपर जो होते हैं वो इंडिकेटर होते हैं, और इंडिकेटर वो सब्सटेंसेज होते हैं जो हम एसिड, बेसिस और साल्ट में डिफरेंशिएशन करके बताते हैं कि कौन एसिड है, कौन बेस है और कौन सॉल्ट है। तो उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे आगे इस वीडियो के, इस चैप्टर के लास्ट वाले वीडियो में। एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। एसिड जो है वो किसी मेटल के साथ में रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट बनाते हैं। तो सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है। चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि एसिड, तो एसिड कौन सा हमने ले लिया, मान लीजिए ले लिया हमने सल्फ्यूरिक एसिड। ये कौन सा एसिड है, ये है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया। अब इसको किसी मेटल के साथ में, ये जिंक मेटल है, जिंक ले लिया हमने, जिंक मेटल, और इसको रिएक्ट करवाएंगे। तो ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ये बनाएगा जिंक सल्फेट। क्या बना दिया, जिंक सल्फेट। ये एक तरीके का सॉल्ट है। तो जिंक सल्फेट बन गया और इसमें से हाइड्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल जाता है। तो जब भी हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है या कोई गैस बाहर निकलती है तो उसका भी हम टेस्ट करते हैं और जानते हैं कि ये कौन सी गैस है। तो हाइड्रोजन गैस की खास बात होती है कि जब इसके पास में एक जलता हुआ मैच स्टिक लेकर के जाएंगे, देन इट बर्न बाय प्रोड्यूसिंग द पॉप साउंड। तो ये कैसे बर्न करेगा, इट बर्न बाय प्रोड्यूसिंग द पॉप साउंड। तो ये हाइड्रोजन गैस की खास बात है। लास्ट इसका है कि एसिड रिएक्ट विद बेसेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर एंड दिस इज नोन एज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड जो है बेस के साथ रिएक्ट करके एक तीसरा जो हमारा कंपाउंड है जिसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे, साल्ट, तो उस साल्ट का फॉर्मेशन करता है। तो कोई भी एसिड जो है किसी बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो इस प्रोसेस को, क्योंकि एसिड और बेसिस एक दूसरे के अपोजिट नेचर के होते हैं, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। यानी एसिड जो है वो बेस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेगा एंड बेस ऑल्सो न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट ऑफ द एसिड। तो एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेंगे और इस तरीके के रिएक्शन को, इस केमिकल रिएक्शन को ही हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो यहां पे हम देखेंगे जैसे HCl रिएक्ट विद NaOH। NaOH क्या है, एक तरीके का ये बेस है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये क्या है, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब इनके बीच में जो रिएक्शन होता है उसे हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और क्या बनता है, NaCl। यह सोडियम क्लोराइड बना दिए, ये क्या बना दिए, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड बन गया और वाटर बन गया। तो कभी भी एसिड और बेसेस रिएक्ट करेंगे तो साल्ट एंड वाटर बनाएंगे। ये सोडियम क्लोराइड क्या है, जो हमारे घरों में नमक हम लोग यूज करते हैं वो सोडियम क्लोराइड है। तो सोडियम क्लोराइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो एसिड और बेसिस जब भी रिएक्ट करेंगे दे रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म द सॉल्ट एंड वाटर। तो ये हमारे एसिड की प्रॉपर्टीज हो गई। इनके यूजेस के बारे में बात कर लें, अगर थोड़ा सा जल्दी से हम लोग इस पे बात कर सके तो बात कर लेते हैं थोड़े से इनके यूजेस के बारे में। तो देखते हैं इनके यूजेस क्या क्या हैं। चलिए, तो यहाँ पे यूजेस ऑफ एसिड के बारे में जान लेते हैं। HCl तो एक मिनरल एसिड है, लेकिन इसको हम लोग ऑर्गेनिक एसिड भी कह सकते हैं, बिकॉज द HCl प्रोड्यूस इन आवर स्टमक। तो हमारे स्टमक में प्रोड्यूस होता है एंड इट हेल्प इन द डाइजेशन। डाइजेशन में कैसे मदद करता है, जो भी चीजें हम खाते हैं उसके साथ में ये मिक्सड अप होकर के फूड के साथ में आए हुए हार्मफुल बैक्टीरियम को या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करके और डाइजेशन को एसिडिक मीडियम में परफॉर्म करने में मदद करता है।
एसिड्स यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, बहुत तरीके के जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, जैसे नाइट्रेट फर्टिलाइजर जो होते हैं जिसमें नाइट्रिक एसिड का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, सल्फेटिक फर्टिलाइजर में सल्फ्यूरिक एसिड का बहुत यूज़ किया जाता है, तो ये फर्टिलाइजर बनाने के काम में आते हैं। एसिड्स यूज्ड इन बैटरीज, अभी आपको मैंने बताया कि हमारे घरों में जो बैटरी है उसके अंदर में सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है, तो वहाँ पर भी बैटरी का यूज एसिड का यूज होता है। एसिड्स यूज्ड इन क्लीनिंग ऑफ सिंक एंड टॉयलेट्स, हमारे घरों में जो हार्पिक या लाइजोल या दूसरी चीज़ें जो यूज़ करते हैं किचन में साफ सफाई के लिए, उसके अंदर भी एसिड की कुछ मात्रा होती है और उससे हम लोग साफ सफाई को अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। एसिड्स लाइक द विनेगर, जो घरों में हमारे विनेगर होता है वो एक्चुअल में एसिटिक एसिड होता है और उस एक फूड प्रिजर्वेटिव की तरह इसको यूज़ करते हैं, खाने में भी डालते हैं हम लोग, जैसे मंचूरियन या कोई चाइनीज़ फूड अगर घर में बनाते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा विनेगर यूज़ करते हैं। इसके अलावा अचार में, जैम्स में, जेली में, मुरब्बों में हम थोड़ा सा अगर एसिटिक एसिड डाल दें या विनेगर डाल दें तो उसको लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एसिड्स के बारे में जाना। अब अगला जो हमारा पोर्शन है वो है बेस, तो चलिए बेस के बारे में जानते हैं कि बेसिस क्या हो। चलिए, जैसे एसिड के बारे में हम लोगों ने देखा था, यहाँ पर बेसिस के बारे में भी समझेंगे कि बेसिस क्या होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कंपाउंड को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, तो दूसरा पोर्शन है हमारा बेसिस। तो बेसिस क्या होते हैं? बेसिस आर द सब्सटेंस विच हैव द बिटर टेस्ट। बेसिस वो सब्सटेंस होते हैं जिनका टेस्ट कैसा होता है? कड़वा होता है, बीटर होता है। आपके घर में बेकिंग सोडा होगा, खाने वाला सोडा होगा, उसको थोड़ा सा खा करके देखिएगा कि उसका टेस्ट कैसा लग रहा है, जरूर से आपको कड़वा टेस्ट उसका महसूस होगा। और जो सब्सटेंसेस बेसिक नेचर को शो करते हैं, जिनका नेचर बेसिक होता है, दे आर नोन एज द बेसिक सब्सटेंसेस, उनको हम लोग क्या कहते हैं? बेसिक सब्सटेंसेस कहते हैं। तो बेसिस जिनका टेस्ट जो है कड़वा होता है और उनका अगर नेचर अगर बेस की तरह है तो उनको हम लोग बेसिक सब्सटेंसेस के नाम से जानते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैंने लिखे हुए हैं, जैसे एंटासिड है। आपके घरों में जो बूढ़े या बुजुर्ग लोग या पापा को कभी पेट में गैस वगैरह होता होगा तो एंटासिड सिरप वगैरह ले आकर के रखते होंगे, जैसे जेलुसिल है या इसी तरीके से बहुत सारे जो जेल्स वगैरह आते हैं, जेलुसिल जेल्स वगैरह, जिनको पीने से गैस वगैरह की प्रॉब्लम ठीक होती है, तो उनको हम लोग एंटासिड्स कहते हैं। इसके बारे में जानेंगे अभी आगे इसी चैप्टर में। बेकिंग सोडा जो आपके घर में है, खाने पीने की चीज़ों में ऐड किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको चूना भी हम लोग कहते हैं, तो वाइट वॉशिंग के लिए या पेस्टिसाइड के लिए खेतों में डाला जाता है इसको। तो यहाँ पे जानते हैं कि बेसिस की प्रॉपर्टी क्या है अगले सेगमेंट में हमारे। तो इनका टेस्ट कैसा होता है? बीटर होता है। दे आर कोरोसिव इन नेचर, यानी ये कैसे होते हैं? कुछ बेसिस जो है, जैसे एसिड के बारे में हम लोगों ने बात किया था कि कुछ मिनरल एसिड जो है वो कोरोसिव नेचर के होते हैं, हाईली कोरोसिव होते हैं, वैसे ही यहाँ पे कुछ बेसिस जो है वो कोरोसिव नेचर के होते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये सब का नेचर ज्वलनशील होता है, यानी अगर हमको हम डायरेक्टली अगर हाथ में लेंगे तो हमारे हाथ, कपड़े वगैरह जो है वो जल जाएंगे। सम बेसिस सॉल्युबल इन वाटर, दैट इज कॉल्ड एल्कली। बेसिस को कई बार एल्कलाइन या एल्कलीस के नाम से जाना जाता है। और ये एल्कली वर्ड कहाँ से आया है? एल्कलाइन का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसे बेसिस होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं, यानी वाटर सॉल्युबल बेसिस को हम लोग एल्कली के नाम से जानते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये वो बेसिस है जिनका नेचर कैसा होता है? दे आर वाटर सॉल्युबल बेसिस, ये वाटर सॉल्युबल बेसिस हैं, ठीक है। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड या इनको हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं। यूजेस के बारे में बात करें तो बेसिस लाइक द अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज्ड इन फर्टिलाइजर। कुछ बेसिस जो है जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, इनको फर्टिलाइजर बनाने के मेनली काम में लिया जाता है। अभी आपको पता होगा कि लेबनान में शायद जगह है बेरूत, अभी आपने सुना कि वहाँ पे बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और उस विस्फोट होने के पीछे इस अमोनियम का ही हाथ है, क्योंकि ये बहुत सारे कंटेनर में अमोनियम भर करके वहाँ पे रखा हुआ था, जो बहुत समय से, लंबे समय से रखे होने की वजह से उसमें ब्लास्ट हो गया और बहुत तबाही मची है वहाँ पे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज्ड एज अ पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? जो खेतों में लगने वाले पेस्ट यानी कीड़े मकोड़े और रोडेंट्स वगैरह को किल करने का काम करते हैं, उनको पेस्टिसाइड्स कहते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज नोन एज द मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वही एंटासिड की बारे में बात कर रहा हूँ। जितने भी हमारे घरों में वो गैस वाले सिरप्स होते हैं, उनके अंदर में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भरा होता है, इनको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। और ये एक इंपॉर्टेंट एंटासिड्स है,
जो गैस दूर करते हैं। लास्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज्ड इन सोप एंड डिटर्जेंट। हमारे घरों में जो भी सोप या डिटर्जेंट्स होते हैं उनके अंदर में क्या पाया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड्स मिलाए जाते हैं उनमें, और सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिल करके हमारे सोप और डिटर्जेंट्स बने होते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने बेसिस के बारे में समझ लिया। अगले सेगमेंट में हम लोग साल्ट के बारे में बात करेंगे। चलिए अगले सेगमेंट में हम लोग अभी बात करने वाले हैं साल्ट्स के बारे में। तो साल्ट क्या होते हैं? साल्ट आर द सब्सटेंसेस विच आर प्रोड्यूस व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेसिस। साल्ट वो सब्सटेंस होते हैं, वो कंपाउंड होते हैं जो एसिड और बेस के मिलने से बनते हैं। तो साल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है? एसिड और बेस के रिएक्शन से। अभी मैंने एसिड में आपको बताया था कि एसिड व्हेन रिएक्ट विद बेसिस दिस इज नोन एज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। यानी एसिड और बेस दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और दोनों जब एक दूसरे के साथ में आते हैं तो एक दूसरे के प्रभाव को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और उससे क्या प्रोड्यूस होता है? साल्ट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, और उससे क्या बन रहा है? सोडियम क्लोराइड बन रहा है और वाटर बन रहा है, यानी साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये जो साल्ट बना, साल्ट जो है एक न्यूट्रल कंपाउंड है, जिसके ऊपर में किसी भी इंडिकेटर का, इंडिकेटर अगले चैप्टर में हम लोग बात करेंगे, अगले पोर्शन में बात करेंगे हम लोग इंडिकेटर के ऊपर में, तो इंडिकेटर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे एसिड में हम लोगों ने बात किया था कि ये ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, बेस में जो बेस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं, लेकिन उस लिटमस पेपर को अगर साल्ट सोल्यूशन में डालें तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो एक न्यूट्रल कंपाउंड है। ठीक है, तो न्यूट्रल कंपाउंड क्योंकि ये एसिड और बेसिस के बीच रिएक्शन से बना हुआ है। आगे इसी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के कुछ एप्लीकेशंस जानते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, कि हमारे जीवन में इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का क्या महत्व है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन आवर एवरीडे लाइफ, ये अगला पोर्शन है हमारा। तो इसमें हम लोग बात करेंगे, जैसे पहला है ट्रीटमेंट ऑफ इनडाइजेशन। जैसे अभी मैंने बताया कि अगर हमें कभी इनडाइजेशन हो जाता है, पेट में गैस हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग कुछ एंटासिड यूज करते हैं, जैसे जेलुसिल, MPS या ऐसे कुछ दवाएं हम लोग लेते हैं जिससे हम लोगों का इंडाइजेशन ठीक हो सके। तो इन दवाओं को हम लोग कहते हैं एंटासिड्स। एंटा का मतलब होता है अपोजिट, और एसिड यानी जो एसिडिटी को रिमूव करे। तो ऐसे दवाएं जो एसिडिटी को रिमूव करती हैं उनको एंटासिड्स कहते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ सॉइल, कई बार ऐसा होता है कि खेतों में जानते ही हैं कि फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं, और फर्टिलाइजर का नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है। तो उस एसिडिक नेचर की वजह से सॉइल का नेचर भी एसिडिक हो जाता है, और जब भी उसमें बीज डाले जाते हैं तो वो बीज या तो सूख जाते हैं या जर्मिनेट नहीं करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन को रिमूव करने के लिए, खत्म करने के लिए हम अपने खेतों में राख डालते हैं, ऐश डालते हैं। जो लोग गांव से होंगे वो जानते होंगे, खेतों में राख डाली जाती है, या चूना जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं हम लोग, उसको छिड़कने से ये बेसिक होता है नेचर में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या जो एसिड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं, और उसके डालने से हमारे जो सॉइल की एसिडिटी है वो रिमूव हो जाती है, वो न्यूट्रलाइज हो जाती है। ट्रीटमेंट ऑफ एंट स्टिंग, अगर चींटी काट ले या मधुमक्खी काट ले आपको, तो आपके हाथों में बड़ी ज़्यादा जलन होती है। तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग किसी ऐसे सब्सटेंस का यूज करें जो उसके एसिडिक इफेक्ट को खत्म कर सके। मैंने बताया था कि एंट स्टिंग या बीज स्टिंग में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, तो उस एसिडिक इफेक्ट को ठीक करने के लिए हम लोग बेकिंग सोडा अगर उसके ऊपर में लगाएं तो तुरंत वो उस पर काम करेगा और उनका प्रभाव जो है खत्म हो जाएगा। ट्रीटमेंट ऑफ वाटर बॉडीज, कई बार जो मिल और फैक्ट्रियों से निकलने वाला गंदा पानी होता है, जो फर्टिलाइजर फैक्ट्री है या कोई ऑटोमोबाइल फैक्ट्री है, तो वहाँ से जो एसिडिक वाटर है वो आ करके किसी वाटर बॉडी में मिलता है। धीरे धीरे मिलने से उस पानी के अंदर में एसिडिक मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे उसके अंदर रहने वाले पेड़ पौधे या जलीय जीव जो हैं उनको बड़ा नुकसान पहुंचता है। टू प्रिवेंट द एसिडिटी ऑफ वाटर वी शुड मिक्स द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक सॉल्युबल बेस है, एल्कली है, उसको अगर पानी में घोल देंगे तो वो पानी में घुल करके पानी की जो एसिडिटी है, अम्लीयता है, उसको पूरी तरीके से खत्म कर देगा, और इस तरीके से उसमें रहने वाले जानवरों को भी बचाया जा सकता है। तो इस पूरे पोर्शन में हम लोगों ने एसिड, बेसेस और सॉल्ट की प्रॉपर्टी और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के प्रभावों के बारे में जानकारी ली। अगला जो पोर्शन है वो इंडिकेटर, वो जल्द ही आपको मिल जाएगा। तब तक आप इसको पूरा देखिए, समझिए, और इसमें अगर कोई ऐसी बात है जो आपको नहीं समझ में आ रही है आप मुझे बताइएगा। टिल देन गुड बाय।